हमारा उत्सर्जन तंत्र चल रहा था। मानव तंत्र और हमारा टॉपिक चल रहा था उत्सर्जन तंत्र। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं बच्चों, उत्सर्जन में क्या होता है कि जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वह रक्त के द्वारा वृक्क में जाता है, किडनी में जाता है, और किडनी से फिर जो अपशिष्ट तरल होता है वह मूत्र बनकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो तरल पदार्थों का अपशिष्ट जिस तंत्र के द्वारा होता है उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और हमने पहले भी आपको समझाया था बच्चों, डायग्राम भी बताया था। वंस अगेन वापस से मैं आपको ये डायग्राम समझा रही हूं। देखिए कि ये हमारा डायग्राम है और इसमें हमने बताया आपको बच्चों दो वृक्क होते हैं। पहले हम उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं वो बता देते हैं एक बार। पहला भाग था हमारा वृक्क, और संख्या में कितने होते हैं ये? 2। दूसरा भाग था मूत्राशय। मूत्राशय इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूरिनरी ब्लैडर। और ये संख्या में था 1। वृक्क को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। किडनी कितनी होती है? 2। तीसरा भाग था हमारा मूत्रवाहिनी, और मूत्रवाहिनी होती हैं 2, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों यूरेटर, और संख्या में होती हैं ये 2। इसके बाद चौथा होता है हमारा मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग को इंग्लिश में बोला जाता है यूरेथ्रा, और ये संख्या में होते हैं 1। तो उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्यतः ये 4 भाग होते हैं: वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग। वृक्क कितने होते हैं? 2। तो देखिए ये वृक्क है, 2 है। इनकी स्थिति कहां पर होती है बच्चों? ये उदर गुहा, पेट के अंदर, पीठ की तरफ, जो आमाशय आपने पहले पाचन तंत्र में पढ़ा होगा आमाशय, तो आमाशय के नीचे रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड के दोनों तरफ होते हैं, ये दाईं तरफ और बाईं तरफ, तो ये दोनों हैं वृक्क। तो ये वृक्क हो गया, हमने इस साइड वाले को बताया था बायां वृक्क, और इधर हो गया दायां वृक्क। अब देखिए बच्चों, यहां पर वृक्क के अंदर एक खांच पाई जाती है, ये खांच, बिल्कुल खांच पाई जाती है। इस खांच को हमने क्या नाम दिया था? हाइलम। और इस हाइलम में ही रक्तवाहिनियां, मूत्रवाहिनी, तंत्रिकाएं इसी जगह से प्रवेश करती हैं। तो यहां पर ये जो प्रवेश कर रही है वृक्क के अंदर वो है वृक्क शिरा। दूसरी जो प्रवेश कर रही है यहां पर वो है वृक्क धमनी। रीनल आर्टरी और रीनल वेन। रीनल आर्टरी, ये वेन है बच्चों, शिरा, और ये है रीनल आर्टरी। अब देखिए बच्चों, जो मेन बड़ी जो वाहिनी है, रक्त की वाहिनी है, इस बड़ी वाहिनी को बोला जाता है महाशिरा, और इस महाशिरा से ही छोटी शिरा वृक्क शिरा निकलती है। और ये बड़ी जो धमनी है इसको बोला जाता है
पृष्ठ महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी। ठीक है बच्चों, पृष्ठ महाधमनी। और एक थैलेनुमा, ये जो नलियां हैं, यहां से वृक्क से ये नलियां निकलती हैं और इन नलियों को बोलते हैं हम मूत्रवाहिनी। ये संख्या में 2 होती हैं, दाईं तरफ और बाईं तरफ। तो ये बाईं तरफ वाली हो गई बच्चों और ये दाईं तरफ वाली मूत्रवाहिनी। जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है, थैलीनुमा संरचना होती है, पेशीय संरचना होती है, तो इस पेशीय संरचना को बोला जाता है, थैलीनुमा संरचना को, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मूत्र के निष्कासन का कंट्रोल करता है और यहां पर एक मूत्राशय अवरोधनी पाई जाती है जो कंट्रोल करती है मूत्र के निष्कासन पर। तो यह है मूत्राशय अवरोधनी। मूत्राशय अवरोधनी। यहां पर जहां से मूत्र निष्कासित किया जाता है उसे कहा जाता है मूत्र मार्ग। तो बच्चों, आपको मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को आप बनाइए और उत्सर्जन तंत्र के भाग भी बताए हैं। कितने भाग हैं? 4। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यूरेथ्रा, वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग। संख्या भी आपको इसकी बता रखी है। वृक्क होते हैं 2, दायां और बायां। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर ये 1 होता है, पेशीय संरचना है। मूत्रवाहिनी ये 2 होती हैं, दाईं और बाईं। मूत्रमार्ग, जिससे मूत्र बाहर निष्कासित किया जाता है, 1। मैंने आपको डायग्राम बनाया है, ये उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है और आप इसे अच्छे से याद करेंगे। देखिए, 2 वृक्क है जो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? सेम के बीज के जैसे दिख रहे हैं। जैसे सेम का बीज होता है, सेम की फली होती है ना, उसमें अंदर से खोल के देखो तो सेम का बीज ऐसा होता है, इस तरीके से। तो सेम के बीज के जैसे 2 वृक्क आपको दिखाई दे रहे हैं, दायां और बायां। आप देखेंगे कि यहां पर वृक्क कहां पाए जाते हैं? वृक्क उदर गुहा यानी कि पेट में। कहां पर? पेट में। और पीठ की तरफ, पीछे यानी कि आगे तो हमारा पाचन तंत्र का हिस्सा है और पीछे की तरफ यानी कि पीठ की तरफ रीढ़ की हड्डी जो होती है, कशेरुक दंड होता है, उसके दाईं और बाईं तरफ आमाशय के नीचे पाए जाते हैं ये दोनों। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे बच्चों कि कैसे रंग के होते हैं ये? गहरे भूरे रंग के होते हैं। संख्या में 2 होते हैं। यहां पर देखो बच्चों, वृक्क के अंदर खांच पाई जाती है। इस खांच को हाइलम कहते हैं। इस हाइलम से ही रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं और मूत्र वाहिनी निकलती है और प्रवेश करती हैं। ये वाहिनियां तो प्रवेश करती हैं और मूत्र वाहिनी निकलती है। अब देखिए बच्चों, ये तो हुआ हमारा वृक्क। अब वृक्क के भी क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में समझाएंगे। आपने उतार लिया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए डायग्राम को। देखो बच्चों, वृक्क की संरचना मैं आपको समझाती हूं। एक वृक्क के बारे में ही समझा रही हूं अभी। ये वृक्क है और वृक्क में क्या है? खांच है। और इस खांच से क्या क्या निकलती हैं? रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनी यहां से प्रवेश करती हैं और यहीं से ही मूत्रवाहिनी निकलती है और तंत्रिकाएं भी यहीं से ही प्रवेश करती हैं। ये मूत्रवाहिनी है बच्चों
और ऊपर जो दिखाई है वो है आपकी रक्त वाहिनियां, वृक्क धमनी और वृक्क शिरा। जो वृक्क है उसके दो भाग हैं। बाहरी भाग वल्कुट कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। अंदर खांच पाई जाती हैं बच्चों, पिरामिड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे पिरामिड हो ऐसे पिरामिड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। उन पिरामिड जैसी संरचनाओं को कहते हैं हम मध्यांश या मेड्यूला। तो अब हम इसका नामांकन करेंगे। वृक्क शिरा, वृक्क धमनी, मूत्र वाहिनी, और यहां पर ये जो खांच है वह है हाइलम। आगे जाके ये शिराएं और वृक्क शाखाएं बनाती हैं। तो वृक्क शिरा जो शाखा बनाती है उसे आगे जाके शाखाएं बनाती हैं, और जो ये वृक्क धमनी जो शिराएं बनाती है उसे हम कहते हैं अभिवाही धमनी। और जो वृक्क शिरा में खुलती हैं आगे जाके वो अपवाह धमनी होती हैं। ये हिस्सा होता है वो होता है मध्यांश। यहां पर ये जो भाग होता है वो होता है कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से ये हमारे वृक्क की संरचना है। और वृक्क में लाखों संख्या में नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु पाए जाते हैं जो कि उत्सर्जन की इकाइयां हैं। ये वृक्क है और वृक्क के अंदर लाखों संख्या में उत्सर्जन की इकाइयां पाई जाती हैं। उन उत्सर्जन की इकाइयों को बोलते हैं हम नेफ्रॉन या बोलते हैं वृक्काणु। तो ये हमारी वृक्क की संरचना थी और हमने उत्सर्जन तंत्र आपको चित्र में समझाया था। अब हम इसकी डिटेल लिख लेते हैं, थोड़ी सी समझा देते हैं और बता देते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए इसे बच्चों एक बार। ये मध्यांश है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, खांच जैसी संरचना हाइलम जो निकलती है मूत्रवाहिनी, और वृक्क धमनी आगे छोटी छोटी धमनियों में बट जाती है जिसे अभिवाही धमनी कहेंगे। तो सबसे पहली इकाई है हमारी वृक्क। सबसे पहली इकाई है हमारी वृक्क। संख्या में कितने? 2। कहां पाए जाएगा? उदर गुहा। उदर गुहा में पीठ की ओर आमाशय के नीचे कशेरुक दंड के दोनों तरफ, कशेरुक दंड होता है रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड के दोनों ओर दाईं तरफ और बाईं तरफ कैसे होंगे?
सेम की बीज की आकृति के, सेम के बीज की आकृति के। कलर कैसा होगा? भूरे रंग के। पहला भाग बता रहे थे हम वृक्क उत्सर्जन तंत्र का, और उदर गुहा में पीठ की ओर, आमाशय के नीचे, कशेरुक दंड के दोनों ओर, दाईं ओर बाईं ओर, सेम के बीज की आकृति के, भूरे रंग के। खांच पाई जाती है। क्या कहेंगे इसे? हाइलम। रक्तवाहिनियां, तंत्रिकाएं व मूत्रवाहिनी यहीं से प्रवेश करती हैं, यहीं से वृक्क में प्रवेश करती हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, चित्र आप बना चुके हैं तो इसे हम मिटा देते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्क में लाख उत्सर्जन इकाइयां पाई जाती हैं। जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के बाहरी भाग को, जो बाहरी भाग है बताया था ना आपको, ये वृक्क है और इसका ये बाहरी भाग है, जो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग मध्यांश या मेडुला कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो वृक्क में लाख उत्सर्जन इकाइयां होती हैं जिन्हें हम वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, और वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग को मध्यांश कहते हैं। ये आपके वृक्क की संरचना हो गई है। अब आपके पास एक पॉइंट आ रहा है, वृक्काणु या नेफ्रॉन ये लाख संख्या में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? मूत्र बनाने का काम करेंगे नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के दो भाग हैं, नेफ्रॉन के मुख्यतः दो भाग हैं। एक भाग, पहला भाग है, इसे कहते हैं हम बोमेन संपुट, और दूसरा भाग कहलाता है वृक्क नलिका। नेफ्रॉन के मुख्यतः दो भाग है, एक तो कहलाता है बोमेन संपुट, दूसरा कहलाता है वृक्क नलिका। आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। वक्त हो
वक्त हो चला है ब्रेक का, तो अभी हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। तो हमारा चल रहा था नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के दो भाग बताए थे, बोमन संपुट और वृक्क नलिका। अब हम एक बार नेफ्रॉन की संरचना बना लेते हैं और आपको थोड़ा समझा देते हैं जिससे अच्छे से लिख पाएंगे हम। अभी नेफ्रॉन के दो भाग बताए थे बच्चों, एक तो था बोमन संपुट और दूसरा था वृक्क नलिका। तो यहां हम चित्र बनाएंगे थोड़ा समझाने के हिसाब से, आपके बुक के हिसाब से आप याद कर लेना, मैं समझाने के हिसाब से आपको बता रही हूं। यहां पर ये बोमन संपुट है और बोमन संपुट में वृक्क धमनी और वृक्क नलिका प्रवेश करती हैं। तो यहां पर जो वृक्क धमनी है वो है आपके अभिवाही धमनी, और ये प्रवेश करती है आपके बोमन संपुट में। और बोमन संपुट में केशिकाओं का, रक्त केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जो चलनी की तरह काम करेगा, छानने का मूत्र को। तो इसको, गुच्छे को कहते हैं हम ग्लोमेरुलस। गुच्छा है ये, किसका गुच्छा है? रक्त केशिकाओं का, अभिवाही धमनी का। इसका जो एक सिरा है वो अभिवाही धमनी से जुड़ा हुआ है, और ये अभिवाही धमनी जो हमारा अशुद्ध यानी कि अपशिष्ट युक्त रक्त है, अपशिष्ट युक्त रक्त, उसको अभिवाही धमनी लेकर आती है। और ये केशिकाओं का गुच्छा है, और रक्त कहां आता है? इस ग्लोमेरुलस में। और ये कप जैसी संरचना है, इस कप जैसी संरचना को बच्चों कहते हैं बोमन संपुट। बोमन संपुट। अब बच्चों ये जो ग्लोमेरुलस है, इसका दूसरा हिस्सा कहां खुलता है? वृक्क नलिका में। और वृक्क नलिका का, ये वृक्क नलिका है और ये कुंडलित संरचना होती है। और इस तरीके से जो बोमन संपुट के पास भाग होता है उस वृक्क नलिका को कहते हैं हम समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका वृक्क नलिका का भाग है ये, और इसे बोलेंगे हम समीपस्थ नलिका। ये समीपस्थ नलिका आगे जाके एक पिन के जैसी संरचना में खुलती है, और इस पिन जैसी संरचना को हम कहते हैं हेनले पाश या हेनले लूप। और ये आगे जाके फिर ये नलिका निकलती है, और इस नलिका को हम कहते हैं दूरस्थ नलिका। और ये दूरस्थ नलिका आगे मूत्र संग्रह नलिका में खुलती है। देखिए बच्चों,
समीपस्थ नलिका थी, यहां पर और जाके पतली हो जाती है और इस वाली हिस्से को कहते हैं हम अवरोही नलिका। अवरोही यानी कि नीचे की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है। यहां पर ये पिन जैसी संरचना बनाई है, इस पिन जैसी संरचना को हम कहेंगे हेनले पाश या हेनले लूप। आगे वापस नलिका ऊपर की तरफ जाती है तो इसे बोलते हैं आरोही नलिका। आरोही नलिका। आगे ये बोमेन संपुट से दूर है वृक्क नलिका का भाग, तो इसे हम कहते हैं दूरस्थ नलिका। ये दूरस्थ नलिका मूत्र संग्रह, मूत्र संग्रहण नलिका में खुलती है बच्चों। देखिए ये एक नेफ्रॉन की संरचना है जिसके दो भाग हैं, बोमन संपुट और वृक्क नलिका। बोमन संपुट में क्या होता है कि पतली पतली केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस का एक सिरा अपशिष्ट युक्त रक्त अभिवाही धमनी से जुड़ा होता है, जो अपशिष्ट युक्त रक्त को लेकर आती है, जिसमें अपशिष्ट है, उत्सर्जी पदार्थ है। यहां पर इसको निस्पंदन किया जाता है, फिर जो स्वच्छ रक्त होता है उसको ले जाने का काम करती है अपवाही धमनी, और वो कहां पर जुड़ी हुई होती हैं? वृक्क शिरा से। यहां पर आगे ये कप जैसी संरचना है बोमन संपुट, इसके अंदर कोश, ये जो केशिकाएं, रक्त केशिकाएं, इनका गुच्छा है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहेंगे। ग्लोमेरुलस का आगे वृक्क नलिका में खुलता है हिस्सा जिसे हम समीपस्थ नलिका कहते हैं। समीपस्थ नलिका आगे अवरोही नलिका, हेनले के पास जो कि पिन जैसी संरचना है आरोही नलिका, और दूरस्थ नलिका बनाते हैं। ये दूरस्थ नलिका मूत्र संग्रहण नलिका में खुलती है। तो ये आपके नेफ्रॉन की संरचना है बच्चों। तो जो मैंने बताया है इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसकी संरचना में क्या क्या है। तो अब हम इसे लिखते हैं बच्चों। तो हमारा नेफ्रॉन का पहला भाग है बोमन संपुट। पहला भाग है, और बोमन संपुट कैसी है? कपनुमा संरचना है। और बच्चों इसमें रक्त केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। रक्त केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है और इस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, इसका एक सिरा अभिवाही धमनी से ग्लोमेरुलस है, इसका अभिवाही धमनी से, ग्लोमेरुलस का एक सिरा अभिवाही धमनी से जुड़ा होता है, और दूसरा सिरा कहां पर? समीपस्थ नलिका की तरफ जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे वृक्क नलिका है दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है? वृक्क नलिका। और वृक्क नलिका कितने प्रकार की? समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका, व हेनले के पाश भी पाए जाते हैं इसमें। हेनले के पाश, जैसा कि चित्र में बताया था आपको बच्चों। अब हम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया
समझेंगे बच्चों। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। 3 चरण होंगे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के। नंबर 1 निस्पंदन, दूसरा पुनः अवशोषण और तीसरा स्त्रवण। तो 3 चरणों में होगी मूत्र निर्माण। 3 चरणों में होगा मूत्र निर्माण, 3 चरणों में होगा। पहला निस्पंदन, निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, छानना। दूसरा पुनः अवशोषण, यानी कि वापस से छने हुए में से और कुछ काम की चीजें हैं तो उनका अवशोषण। और तीसरा स्त्रवण, कि इकट्ठा करके मूत्र को बाहर निकाल देंगे बच्चों। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी, निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रवण। ये वृक्क के विभिन्न भागों में होते हैं। निस्पंदन होता है बच्चों बोमेन संपुट में, बोमेन संपुट में। और कौन करता है? ग्लोमेरुलस। पुनः अवशोषण होगा बच्चों वृक्क नलिका में, वृक्क नलिका। और वृक्क नलिका में पुनः अवशोषण का काम करती हैं बच्चों उपकला कोशिकाएं, जो कि वृक्क नलिका में पाई जाएंगी, एपिथेलियल सेल, उपकला कोशिकाएं। और आगे स्त्रवण वृक्क नलिका में होगा और उसके बाद संग्रह नलिका, मूत्र संग्रहण नलिका है, उसमें मूत्र को भेज दिया जाता है। तो मूत्र निर्माण 3 चरणों में, निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रवण। निस्पंदन होगा बोमेन संपुट में, पुनः अवशोषण होगा वृक्क नलिका में, स्त्रवण होगा वृक्क नलिका में और आगे मूत्र एकत्रित करके भेज दिया जाता है संग्रहण नलिका में। और संग्रहण नलिका से आगे मूत्र कहां भेज दिया जाएगा बच्चों? मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में। और मूत्राशय पेशीय संरचना है जिसको कंट्रोल करेंगी केंद्रीय तंत्रिकाएं। और केंद्रीय तंत्रिकाओं के नियंत्रण के द्वारा मूत्राशय अवरोधनी को शिथिलन के द्वारा मूत्र मार्ग से मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों इसकी डिटेल और बहुत लंबी है और अभी हम इतना आपको नहीं लिखवा सकते, टाइम हो रहा है पूरा। तो नेक्स्ट टर्न पर हम आपको मूत्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया लिखवाएंगे बच्चों। तो अभी आप देख लीजिए, ये हमारा नेफ्रॉन की संरचना थी और मूत्र निर्माण के चरण मैंने 3 चरण बताए थे बच्चों आपको। तो आज के लिए इतना ही। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नेक्स्ट टर्न पर करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।